तेली मोहल्ला के सरकारी जे हॉस्पिटल के करीब घात लगाए बैठे 3 शख्स इस कदर खौफनाक लग रहे थे कि राहगीर उन्हें देखते ही उनसे बचकर सड़क के उस पार हो जाते थे। खालिद पहलवान, राशिद पहलवान और लाल खान भारतीय मानकों के मुताबिक विकराल डील वाले इंसान थे। उन्होंने पहलवान का यह खिताब अपने बॉस के अखाड़े में कसरत करके हासिल किया था। उनकी मशक्कत का पता उनकी भुजाओं की उन मांसपेशियों से चलता था जो उन भुजाओं की सख्त चमड़ी के नीचे उभरी हुई थीं। जब वे अपनी पेशियां भांज रहे थे और दूसरे लोग दबे पांव भागे जा रहे थे, तभी धीरे धीरे सरकती एक चमचमाती मर्सिडीज बेंज ने प्रवेश किया। वह गाड़ी जो बाद में कई असल माफिया सरगनाओं की आम सवारी के रूप में लोकप्रिय हुई। लगा जैसे तेली मोहल्ले का धूल भरा इलाका पल भर में बदल गया हो। 70 के दशक के शुरुआती दिनों में बम्बई की सड़कों पर बहुत थोड़ी सी मर्सिडीज गाड़ियां दौड़ती दिखाई देती थीं। वे मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाकी के बूते के बाहर हुआ करती थी और अहमद खान उर्फ डॉन या बाशु दादा उन्हीं मुट्ठी भर लोगों के क्लब में शामिल था। वह ऐसी सिर्फ एक ही का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की निशानी ऐसी 2 गाड़ियों का नकचढ़ा मालिक था। जब कार उसके ऑफिस के करीब पहुंची तो बाशु दादा के छुटभैये सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। उसके करीबी सहयोगियों के मुताबिक बाशु दादा इस कदर निरक्षर था कि वह अपने दस्तखत तक नहीं कर सकता था। इसके बावजूद वह 70 के दशक में डोंगरी की अपनी जागीरदारी पर पूरी हुकूमत चलाता था। जीन्स और टी शर्ट पहने हुए डॉन बाहर आया, जिसकी हृष्ट पुष्ट काठी उसके सेवकों जैसी ही थी। बाशु दादा पूरी बांह की शर्ट कभी नहीं पहनता था। उसे अपनी भुजाओं की मांसपेशियों का प्रदर्शन पसंद था। वह बताना चाहता था कि वह जितना शातिर है उतना ही मजबूत भी है। आज जब बाशु दादा अपने अनुचरों के करीब पहुंचा तो उसने पहुंचते ही उन्हें ललकारा, कैसे घटिया पहलवान हो तुम लोग सालों, क्या तुम बिना रुके 100 दंड पेल सकते हो। खालिद और रहीम की काबिलियत पर ऐसी बेइज्जती के साथ कभी सवाल नहीं उठाया गया था और वह भी बाशु दादा के द्वारा। खुद को साबित करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। बिल्कुल, मैं 100 दंड लगा सकता हूँ, रहीम ने अपने चोट खाया हम की रक्षा करते हुए कहा। चलो करो, बासु ने उसे उकसाया। खालिद तुम भी उसके साथ शामिल हो जाओ। तेली मोहल्ले में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। इन 2 पहलवानों को कसरत करते देखने के लिए छोटी सी भीड़ जमा हो गई। दोनों ने अपने अपने मोर्चे संभाले, हथेलियां तनी हुई, पुट्ठे उठे हुए, पांव फैले हुए, पैरों की अंगुलियां भर जमीन को छूती हुई। गिनती शुरू हो गई, 1 2 3 4 5। मांसपेशियों के इस युद्ध में बाशु दादा भी शामिल हुआ। वह आसानी से पोजीशन में आ गया। भीड़ मारे उत्तेजना के दीवानी हो उठी। 20वें दंड के बाद खालिद और रहीम हौफने लगे, लेकिन बाशु दादा में, जो खामोशी के साथ अपनी रफ्तार कायम किए हुए था, थकान के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। जब उन लोगों ने 70 पार कर लिए तो जारी रखना और भी मुश्किल हो गया। हर संख्या के बाद रहीम के लिए उठ पाना मुश्किल होता जा रहा था। जब उसने 87वां दंड पेला तो वह इसके आगे नहीं बढ़ सका। वह जमीन पर औंधा गिरा रह गया, चेहरा धूल चाटने लगा। खालिद ने किसी तरह 3 और दंड लगाए। उसने निश्चय कर रखा था कि वह रहीम की तरह ढेर नहीं होगा। फिर वह इतने करीब पहुंचकर हारना भी नहीं चाहता था। ऊपर उठ पाने में असमर्थ और मारे थकान के फिर से नीचे झुक पाने में असमर्थ, वह अचानक बीच की स्थिति में ही ठहर कर रह गया। उसके बल खाए माथे से पसीना बहे जा रहा था। उसका विशालकाय जिस्म थरथरा उठा। लेकिन अब बाशु दादा आकर्षण का केंद्र बन चुका था। वह 90 आगे निकल चुका था और अब अपने शतक के रास्ते पर था। लेकिन बजाय 100 पर रुक जाने के वह हैरतअंगेज रफ्तार के साथ जारी रहा। जब उसने 110 चक्कर पूरे कर लिए तो उसकी सांसें भारी जरूर हुई, लेकिन वह एक बार भी धीमा नहीं पड़ा। आखिर जब वह 120 पर रुका तो उसकी टी शर्ट पसीने से लथपथ हो चुकी थी, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को देखकर मुस्कुराया। उसने खुद को साबित कर दिखाया था। उसने कोई बात नहीं की, लेकिन 3 गिलास बादाम के शरबत का हुक्म दिया। बादाम का शरबत पुराने जमाने के कसरतियों का प्रिय पेय हुआ करता था। खालिद और रहीम जैसों के लिए वह उनकी मेहनत का इनाम था। उत्तर प्रदेश के इन दोनों लोगों ने अपनी कायाएं बाशु दादा के तेली मोहल्ला वाले मकान पर गढ़ी थी, जिसमें एक जिम भी था। इस कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े आईनों की कतार थी और फर्श पर कसरत के तरह तरह के उपकरण, पुली, डंबल, बारबल फैले रहते थे। यही वह अड्डा था जहां बैठकर बाशु दादा अपनी तस्करी की दुनिया का सर्वेक्षण करता था और शहर की सबसे ज्यादा बीहड़ बस्ती डोंगरी पर राज करता था। अपने जमाने का एक सबसे बड़ा तस्कर बाशु सोने और चांदी के कारोबार में था। पुलिस बाशु दादा से बचकर रहती थी क्योंकि वह इस इलाके का बेहद ताकतवर डॉन था। बल्कि पुलिस के लोग गुत्थियां सुझाने में बराबर उसकी मदद लिया करते थे। जेब कतरों, साइकिल चोरों, हिंसक अपराधियों और जुए के गुप्त अड्डे चलाने वालों को पकड़ने में शहर में बाशु के संपर्कों से उन्हें मदद मिलती थी। बाशु दादा के मदद के ये पैंतरे बेकार नहीं जाते थे। जब कस्टम विभाग या डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस उसे तस्करी के मामले में फांस लेते तो डोंगरी पुलिस स्टेशन या येलो गेट पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले खुद को उलझन की स्थिति में पाते थे।
अपनी आन बचाने के लिए वे बाशु दादा के ठिकाने पर दिखावटी छापा मारते थे। पुलिस की जीप जे जंक्शन स्थित NU किताब घर के मोड़ पर जाकर खड़ी हो जाती। एक पुलिस अधिकारी महज एक कांस्टेबल को साथ लिए जीप से उतरता और अपनी टोपी उतारता हुआ वह बाशु की शाम की बैठक की तरफ बढ़ता। डॉन पुलिस की मौजूदगी पर लगभग ध्यान दिए बिना अपनी सीट से 1 इंच भी नहीं हिलता और अधिकारी उसे बाअदब सलाम करता और अगर उसे बैठने को कहा जाता तो कुर्सी पर बैठ जाता। डॉन कभी कभी इन वर्दीधारियों को बादाम का शरबत पिला देता था, कभी वह उनसे बिना सवाल पूछे चले जाने को कह देता। बम्बई की पुलिस भी, जो हिंदुस्तान की सबसे सख्त पुलिस मानी जाती थी, बाशु के सामने गिड़गिड़ाती न भी हो तो उसकी हाँ में हाँ जरूर मिलाती थी। एक समय में झुग्गी में रहने वाला बाशु दादा चकरा देने वाली ऊंचाई पर पहुंच चुका था। बाशु दादा आज़ादी के बाद के गरीबी और हताशा से भरे सालों में बम्बई आया था। बमुश्किल किशोरावस्था तक पहुंचे इस लड़के ने अपने दिन नल बाजार, खेतबाड़ी और ग्रांट रोड पर भोजन की तलाश में भटकते हुए बिताए थे। वह हालांकि साइकिल मैकेनिक का काम करते हुए और कबाड़ी की दुकान पर नौकर के रूप में काम करते हुए कुछ पैसे कमा लेता था, लेकिन उसे आमतौर पर भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन जिंदा बने रहने की हताश कोशिश में बाशु ने शालीमार टॉकीज के बाहर एक मारवाड़ी व्यापारी का चमड़े का बैग छीना और अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। व्यापारी ने शोर मचाया तो भीड़ उसका पीछा करने लगी। नल बाजार चौराहे पर एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे पकड़ लिया और बैग छीन लिया, जो नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। सजा के तौर पर बाशु को डोंगरी रिमांड होम में भेज दिया गया, जो बाल अपराधियों के लिए शहर का सबसे बड़ा कैदखाना हुआ करता था। 15 साल की उम्र में उसे पेशेवर अपराधियों की तरह भारी भरकम पानी के ड्रम और बोरे धोने जैसे काम करने पड़ते थे। उसका दोस्त शेख अब्दुल रहीम उर्फ रहीम चाचा उन दिनों को याद करते हुए बताता है कि यही वो दूभर काम था जिसके दौरान बाशु ने अपनी काया में आ रहे दिलचस्प बदलाव की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। कसरती जिस्म को बनाने के इसी शुरुआती जज्बे ने बाद में एक खप्तर की शक्ल ले ली। छाती के चौड़ा होने और भुजाओं की मांसपेशियों के उभरने के साथ ही वह कारागार के भीतर एक बेकाबू ताकत में बदलने लगा। साथ के कैदी बल्कि वार्डन तक उसके बिगड़ैल मिजाज और जिस्मानी ताकत से सतर्क रहने लगे। कहा जाता है कि एक बार बाशु ने कम खाना परोसने को लेकर बावर्ची को झापड़ जड़ दिया था। बावर्ची ने गुस्से में आकर उसे लोहे की छड़ से मारा, जिसे उसने बहुत आसानी से मरोड़ डाला था। हैरत में डूबे चश्मदीद गवाह, जिन्होंने ऐसी वहशियाना ताकत का मुजाहिरा पहले कभी नहीं देखा था, उसके प्रति बेहद शराफत से पेश आने लगे। जेल प्रशासन, जिसने शुरू में उसकी इस दादागिरी के लिए उसे सजा देनी चाहिए, बाद में माफ कर दिया क्योंकि लड़का 18 साल से कुछ ही महीने छोटा था, जो कारागार से रिहा होने की उम्र थी। रिहा होते ही बाशु शहर के बेरोजगार नौजवानों की टोली में शामिल हो गया, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं। रिहा होने के पहले ही उसने अपनी भावी योजना तैयार कर ली थी, क्योंकि कारागार के भीतर वह कुछ ऐसे किशोर अपराधियों से मिल चुका था जिन्होंने उसे जल्दी पैसा कमाने की तरकीबें समझाई थीं। उसने तेजी से बराबरी के दुस्साहसी ऐसे लड़कों की एक मंडली तैयार की जो थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए बहुत उतावले थे। यह नया गिरोह बम्बई गोदी के बाहर मस्जिद बंदर पर इंतजार करता और इंपोर्टेड कपड़े तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान ढोकर ले जाते ट्रकों पर लटक जाता। जब तक ट्रक शहर में पहुंचता तब तक बाशु और उसके गिरोह के लड़के इतनी चीजें चुरा लेते कि उन्हें मोहट्टा मार्केट में बेचकर वे कई हजार रुपए कमा लेते। इन रोमांचक कारनामों के चलते साहसी बाशु का उपनाम गोदी का चूहा पड़ गया था। इस घोटाले से बाशु जो मुनाफा कमाता था वह उसके लिए एक ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए काफ़ी होता था, लेकिन जल्दी ही वह इस जोखिम भरे छोटे स्तर के धंधे से ऊब गया। उसने सीधी तस्करी की तरफ निगाहें मोड़ीं। रोलेक्स और राडो घड़ियों की जिस पहली खेप की तस्करी उसने की, उससे उसे उम्मीद से कहीं ज़्यादा मुनाफा हुआ। कुछ ही महीनों के भीतर वह हाजी मस्तान और उसके साथी डॉन बखिया के साथ मिलकर शीर्ष मंडली में शामिल हो गया। उसने भड़कीली कारों की सवारी करना शुरू कर दिया और बम्बई की बहुत सी दूसरी जायदादों तथा हैदराबाद की कुछ जायदादों के साथ साथ आलीशान मालाबार हिल में फ्लैट खरीद लिए। हालांकि बाशु मन ही मन मस्तान और बखिया से नफरत करता था। वह अपने बूते पर खड़ा हुआ इंसान था जिसने खुद ही चीज़ों के मर्म को समझा था, और इसीलिए उसके मन में किसी भी ऐसे इंसान के प्रति इज्जत का भाव नहीं था जो अपनी खातिर दूसरों पर तमाम घिनौने काम करने के लिए हुक्म चलाते रहते हैं। इतनी तेज़ रफ्तार तरक्की के बावजूद एक चीज़ जस की तस बनी रही, कसरती काया को लेकर उसकी खबत। इसका विस्तार ताकत के सामूहिक इस्तेमाल तक था। हाजी मस्तान जैसे दूसरे तस्करों से अलग, जिन्हें करीम लाला या वर्दा से बाहुबल भाड़े पर लेना पड़ता था, बाशु अपने कारोबार के लिए अपने बाहुबल और अपने लोगों का इस्तेमाल करता था। ज़्यादातर डॉनों की तरह बाशु भी सरकारी तंत्र से नफरत करता था और पुलिस मशीनरी का तिरस्कार करता था, एक ऐसी चीज़ जो शायद उसके पहले या बाद का कोई दूसरा डॉन इतने सहज तरीके से नहीं कर पाया। उसकी चौकड़ी में हालांकि रिटायर्ड हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर शामिल था, जिसके प्रति करीम लाला के मन में गहरी श्रद्धा थी। बाशु कठपुतली नचाने वाला उस्ताद था जो कई रिटायर्ड और नौकरी करते पुलिस वालों को फांसे हुए था और उनका इस्तेमाल करता था। इब्राहिम इन्हीं में से एक था, जो एक भूतपूर्व हेड कांस्टेबल था।
दोस्ती की आड़ में बाशु अक्सर अपने तस्करी के सामान को कस्टम से निकालने के लिए इब्राहिम और सरकारी तंत्र की उसकी जानकारी का इस्तेमाल किया करता था। लेकिन पुलिस के प्रति अपनी समूची हिकारत के बावजूद वह इब्राहिम भाई के प्रति बहुत इज्जत से पेश आता था। बाशु इस इंसान की ईमानदारी और वफादारी के लिए उसे वाकई बहुत पसंद करता था। वह इब्राहिम भाई से अक्सर कहा करता, अगर आप पुलिस में न होते तो आप मेरे साथ होते। और इब्राहिम भाई, जो अपने दो टुकपन के लिए जाने जाते थे, मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहते, खुदा बचाए, ऐसा दिन कभी न देखना पड़े। चोट खाकर बाशु ने इब्राहिम भाई के घमंड को तोड़ने का फैसला किया। किसी में दम नहीं था जो उसका इस तरह तिरस्कार करता जैसा इब्राहिम भाई ने किया था। बाशु ने पता लगाया कि अपनी सारी नेकनामी और समाज से मिलने वाली इज्जत के बावजूद इब्राहिम बहुत थोड़े लोगों से करीबी ताल्लुकात रखते थे। उनके इन्हीं दोस्तों में एक छुटभैया जालसाज अब्दुल रहीम भी था, जिसके साथ साथ इब्राहिम भाई बड़े हुए थे। रहीम एक नाटा दुबला व्यक्ति था जो मस्तान और बाशु के तस्करी के सामान को बड़े बाजारों और मोहट्टा मार्केट तथा मनीष मार्केट जैसे बाजारों पर बेचकर कमीशन हासिल करता था। रहीम तस्करों के बीच बखूबी जाना जाता था और इब्राहिम भाई ने उसे कई बार मुश्किल परिस्थितियों से उबारा था। रहीम और इब्राहिम भाई बचपन के दोस्त थे और उनके बीच सगे भाइयों से भी गहरा रिश्ता था। बाशु को ये भी पता चला कि रहीम की कोई स्थायी आमदनी नहीं थी। रहीम उस तरह के लोगों में से था जिसके हाथ अगर एक खेप लग जाती तो उसमें गर्माहट आ जाती और फिर वह सुस्ती के आलम में चला जाता। बाशु ने उसे तलब किया और उससे 500 रुपये महीने की तनख्वाह पर उसके मैनेजर के रूप में काम करने को कहा। रहीम के लिए यह एक शाही रकम थी और उसने प्रस्ताव को मंजूर करने में पल भर की देर नहीं की, लेकिन इसके साथ ये भी जोड़ दिया, बाशु भाई, दोस्त बनाकर रखेंगे तो दोस्ती में जान भी दे सकता हूँ, लेकिन गुलामी नहीं करूँगा। रहीम ने उससे कहा। कुछ बात थी रहीम में जिससे वो तुरंत ही बाशु के दिल में उतर गया और दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि बाशु ने रहीम को इसलिए रखा था कि इस बहाने वो इब्राहिम भाई को अपने पेरोल पर रखना चाहता था, लेकिन उसे जल्द ही समझ में आ गया कि रहीम खुद ही एक हरफन मौला शख्स था। रहीम ने अपनी पैनी अक्ल के इस्तेमाल से उसके मुनाफे को कई गुना बढ़ा दिया। जल्द ही रहीम बाशु के लिए बेहद महत्वपूर्ण और उसके थिंक टैंक का अभिन्न हिस्सा बन गया। बदलती हुई परिस्थितियों के साथ लगभग हर कोई भूल गया कि बाशु चाहता था कि इब्राहिम उसके सामने झुके, लेकिन भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ये थी बाशु दादा की कहानी। बने रहिए हमारे साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे जानेंगे कि डेविड उर्फ सितारा कौन था। हमारी प्लेलिस्ट चेक करके और कहानियां भी सुने। थैंक यू।